जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तमाम भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो या मुख्य परीक्षा या फिर फोर्थ ग्रेड या पटवार या वीडियो या राजस्थान पुलिस। क्योंकि ये जो टॉपिक है वो रहेगा वन गणना वन रिपोर्ट राजस्थान की जो वनस्पति है। तो अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की जो वनस्पति है। इसके अंदर हम बात क्या करेंगे, वनस्पति टॉपिक के अंदर है एक तो जो वन नीतियां हैं, वन जो नीति है वो है वन की जो रिपोर्ट है, वन गणना जो रिपोर्ट 2023 की 18वीं वन रिपोर्ट नई आ चुकी है उनका जिक्र करेंगे। वनों के जो प्रकार हैं, 5 प्रकार के वन बताए गए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से 3 प्रकार के वन बताए गए हैं, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत, वो पढ़ेंगे हैं। इसके साथ साथ में ही बात करेंगे, वन गणना भी आ जाएगी है। सरकार के वन के क्षेत्र में चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन कौन से, घर घर औषधि है, एक वृक्ष गौ माता के नाम से, एक वृक्ष माँ के नाम से है, हरित राजस्थान अभियान है, जायका परियोजना है, अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम है, हरित अरावली विकास कार्यक्रम है या रुख वाला कार्यक्रम है, हरित राजस्थान कार्यक्रम है, महत्वपूर्ण जो भी कार्यक्रम है, या माता अमरता देवी वन्य जीव पुरस्कार है, काजरी की स्थापना, आपरी की स्थापना कब कब की गई थी, वो सारी बातें पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे जो राजस्थान की जो वन संपदा है उनका क्षेत्र कौन सा, वो कहाँ पाई जाती है। जैसे कि बात करेंगे साल है, सालव, तो सालव के जो पेड़ है वो क्या काम आते हैं, राजस्थान में कहाँ पे ज्यादा होते हैं, खेर, तो खेर की लकड़ी का क्या यूज है, वो कहाँ पे ज्यादा होते हैं, चंदन कहाँ पे है, इन सब तमाम का पढ़ेंगे है। और इसके अलावा सरकार की जो नवीनतम जो वन रिपोर्ट है, वन गणना आ चुकी है, वो हमने बताई दिया यहाँ पे है। तो ये क्लास आपके तमाम भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास के बारे में। और साथियों, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक कमेंट हम लोगों में एक मोटिवेशन देने वाला रहता है। चलिए तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले है, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो टॉपिक रहेगा वो क्या है, वनस्पति है। तो अपना जो टॉपिक है वो है वनस्पति है। और वनस्पति जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको क्या है, कुछ वर्ष पढ़ने हैं। कौन सा वर्ष, एक तो पढ़ेंगे 1900, इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे 1604, फिर पढ़ेंगे कौन सा 1700 ईस्वी है, और फिर कौन सा पढ़ेंगे 1730 है। और इसके साथ साथ में ही कुछ वर्ष और पढ़ेंगे राजस्थान के संदर्भ में, रियासतों के संदर्भ में 1901, 1910 और कौन सा 1935 है। 1935 मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, 1730 मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, वनों के क्षेत्र में है। सबसे पहले वन्य जीव और वनों के क्षेत्र में सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान में जो प्राण त्यागे थे ना, वो कब त्यागे गए हैं, 1604 में है। सबसे पहला जो बलिदान हुआ 1604 के अंदर है। और ये जो बलिदान की मैं बात करूंगा तो कौन से गांव में हुआ था, तो गांव का नाम क्या है, रामसड़ी गांव, कहां पे, जोधपुर के अंदर है। दो बिश्नोई समाज की महिलाओं ने प्राण त्यागे थे, बलिदान दिया, कर्मा और गोरा बिश्नोई है। नेक्स्ट है 1700 ईस्वी के अंदर है, जिसने जो प्राण त्यागे तो उनका नाम आएगा वुंचो जी का। वुंचो जी कहां से थे, नागौर से थे। और 1730 भाद्रे की शुक्ल की 10वीं को है माता अमरता देवी बिश्नोई, तो नाम आएगा इनका माता अमरता देवी जी बिश्नोई है। तो सबसे बड़ा जो बलिदान खिजड़ी के पेड़ों के रक्षार्थ कुल समाज के 3 लोगों के साथ में बलिदान हुआ था 1730 के अंदर है, और वो था माता अमरता देवी बिश्नोई जी का बलिदान है। उनकी शहादत, उनके बलिदान की बात करेंगे देखते हुए राज्य सरकार ने वनों के संदर्भ में सबसे बड़ा जो पुरस्कार शुरू किया है माता अमरता देवी वन्य जीव पुरस्कार है। और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई 1994 में, जिसमें व्यक्ति को पुरस्कार मिलेगा 50,000 रुपए है, और संस्था को जो राशि मिलती है वो मिलती है 1,00,000 रुपए की राशि मिलती है। और आगे 1901 में सबसे पहले राजस्थान में शिकार जो एक्ट पारित किया, किसने किया, टोंक ने है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सबसे पहले 1910 में जो कानून बनाए तो किसने बनाए, मारवाड़ ने है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राजस्थान में सबसे पहले वन जो अधिनियम है वो कौन सी रियासत ने पारित किया था, तो वह भाई रियासत कौन सी थी, अलवर ने पारित किया था। तो ये तो आ जाएगी कुछ बेसिक सी बातें हैं। अब चलेंगे इसके बाद आगे है, तो नेक्स्ट बात करेंगे 1949, नेक्स्ट बात करेंगे 1949 है, 1949, 1952 और 1988 है। जरा देखिएगा 1949 की बात करेंगे तो राजस्थान में वन विभाग की स्थापना है। तो राजस्थान में जो वन विभाग है उसका गठन कब हुआ, 1949 के अंदर है। 1952 की बात करेंगे तो पहली वन नीति आएगी, राष्ट्र की पहली जो वन नीति है, तो राष्ट्र की जो पहली वन नीति पढ़ते हैं
राष्ट्र की जो पहली वन नीति आई थी वो कब आई? 1952 में है। और इस नीति को संशोधित कब किया गया? 1988 में है। और इस वन नीति के अकॉर्डिंग कुल भौगोलिक भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन होनी चाहिए? तो 33 यानी कि 33% भाग पर वन होनी चाहिए। पहली वन नीति ये बात कहती है। लेकिन राजस्थान की स्वयं की जो वन नीति की बात करूं मैं, तो वह कब जारी हुई और उस नीति का मसौदा क्या है? अब देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है राजस्थान के संदर्भ में। अब मैं यहाँ पे तारीख लिखूंगा, ये तारीख आपको माइंड में बिठानी पड़ेगी और कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 18 फरवरी 2010 है। और इसके बाद में कौन सी है? 5 जून 2023 है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और दोनों जो वन नीतियां हैं वो किसकी है? राजस्थान की है। तो दोनों वन नीतियां राजस्थान की है। अब प्रश्न ये बनेगा कि राजस्थान की पहली एनवायरमेंट पॉलिसी है, राजस्थान की पहली पर्यावरण जो नीति है वो कब जारी हुई थी? 18 फरवरी 2010 में है। तो 18 फरवरी 2010 में 18 फरवरी 2010 में राजस्थान की पहली पर्यावरण नीति जारी की गई। तो राजस्थान की पहली जो पर्यावरण नीति है वो 18 फरवरी 2010 में जारी की गई थी। और इस नीति का मसौदा क्या था कि राजस्थान के कुल भौगोलिक भूभाग के पर कितने परसेंट एरिया में वन होने चाहिए? 20%, 20% भाग में वन होने चाहिए। लेकिन अब जो नई रिपोर्ट आई है, नई रिपोर्ट कब आई? 2023 की नई रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार राजस्थान के कुल भौगोलिक भूभाग पर कितने परसेंट पर वन है? तो 9.60 भूभाग पर हमारे यहाँ पे वन है। लेकिन नीति क्या कहती है? 20% पे होनी चाहिए। और पहली पॉलिसी क्या कहती है? 33% पे होने चाहिए, जो 1952 की है। अब राजस्थान की जो नई वन नीति है ये कब जारी हुई थी? 5 जून 2023 को हमारी नई वन नीति है जारी की गई है। इसके साथ साथ में अब हम पढ़ेंगे, कुछ दिवस पढ़ेंगे, कुछ दिवस पढ़ेंगे। तो उसमें से एक दिवस कौन सा है? 21 मार्च का है। एक दिवस कौन सा है? 21 मई का है। एक दिवस कौन सा है? 22 मई का है। और एक दिवस कौन सा है? 5 जून का है। तो 21 मार्च को जो दिवस बनाते हैं वो कौन सा है? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, विश्व वानिकी दिवस बनाते हैं। और 22 मई को दिवस कौन सा बनाते हैं? बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस कब बनाते हैं? 22 मई को। 5 जून को दिवस कौन सा बनाते हैं? एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण जो दिवस है वो कब आता है? 5 जून को मनाया जाता है। लेकिन राज्य सरकार की द्वारा हाल ही के अंदर 21 मई को कौन सा दिवस सरकार ने मनाने की घोषणा कर दी है? तो वह भाई दिवस कौन सा है? गोडाउन दिवस मनाने की सरकार ने डिक्लेरेशन कर दिया है, घोषणा करती है। अब 21 मार्च की बात करेंगे। तो 21 मार्च की बात करेंगे, सरकार ने विश्व वानिकी दिवस के उपलक्ष्य में हम बात करेंगे। सरकार ने विश्व वानिकी दिवस के उपलक्ष्य में भजनलाल जी ने, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने कुछ अनाउंसमेंट किया है। वो अनाउंसमेंट क्या है? सरकार ने कहा कि राजस्थान में इस साल क्या है? 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो सरकार का जो टारगेट है, यानी कि जो बजट रहेगा कौन सा? 2025 और 26 का जो बजट है उसमें कुल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन 2024-25 का जो पिछला विगत वर्ष था उसमें सरकार के कितने थे? सरकार का जो टारगेट पढ़ेंगे तो उसमें 7 करोड़ पौधे हैं। तो इससे पहले 7 करोड़ है। और इस बजट की बात करेंगे तो 2025-26 में 10 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट सरकार ने रखा गया है। साथ ही साथ है कुछ और भी इन्होंने घोषणा की है। इन्होंने क्या है कि इसी दिशा में हमारी सरकार ने बजट 2025-26 में राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इको सेंसिटिव स्कीम 2025 की घोषणा की है। साथ ही साथ में इन्होंने क्या कहा कि हरित आवरण में कृषि वानिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसी संदर्भ में राज्य में पहली बार कृषि वानिकी, राजस्थान में पहली बार कृषि वानिकी नीति लेके आ रहे हैं। तो राजस्थान सरकार ने घोषणा कर दी है कि राजस्थान में पहली बार हम क्या कर रहे हैं? कृषि वानिकी नीति है वो लेकर के आ रहे हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे वो इसमें क्या वन रक्षकों की भर्ती जैसे भी पद भी इसमें लेके आएंगे, उनकी भर्ती भी करेंगे। राजस्थान सरकार ने ग्रासलैंड के महत्व को समझते हुए राजस्थान में सवाई माधोपुर में पाली घाट के निकट एक घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की है। तो घड़ियाल रियरिंग सेंटर प्रश्न आ सकता है, कहां पे स्थापित हुआ है? पाली घाट सवाई माधोपुर में घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की गई है। इसके अलावा सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में इको सेंसिटिव फैसिलिटीज और केवलादेव में और भरतपुर में, केवलादेव भरतपुर में और नाहरगढ़ में बायोलॉजिकल पार्क में गोल्फ कोर्ट की सुविधा को प्रदेश की जनता को डेडिकेट कर दिया है। तो गोल्फ कोर्ट की सुविधा कहां पे दी गई है? नाहरगढ़ और कहां पे?
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में दी गई है। जबकि सीता माता में इन्होंने इको टूरिज्म फैसिलिटीज की स्थापना जनता को इन्होंने दी है। इसके साथ में ही मुख्यमंत्री जी ने पौधारोपण भी किया वहां पे और गोल्फ कोर्ट को हरी झंडी इन्होंने प्रदान कर दी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है। राजस्थान के संदर्भ में वनों के संदर्भ में एक योजना है काम करिए, कौन सी? जायका है। तो जायका योजना है वो कहाँ की है? जापान की है। और यहाँ के जायका योजना की एजेंसी के श्री A.G. वाकामास्तु भी इस कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने यहाँ पे संबोधन भी किया है। तो ये थोड़ा देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, सरकार का है, इस संदर्भ में भी है। और यहाँ पे एक पेड़ माँ के नाम से अभियान भी शुरू किया है मोदी जी ने, और उसी को आगे सरकार ने बढ़ाने का टारगेट लिया है, जिसमें सरकार ने 10 करोड़ पौधे लगाने का मुख्य लक्ष्य रखा गया है। तो ये तो आ जाएंगे सरकार के बारे में, जो नई नीति घोषणा है वन नीति के बारे में है। अब हम बात करेंगे वन जो गणना है, तो इसमें अब क्या पढ़ेंगे? एक तो वन गणना है दोस्तों, वन गणना है वन सर्वेक्षण अनुसंधान संस्थान करता है, कहाँ पे? देहरादून के द्वारा होती है। प्रत्येक 2 साल के बाद होती है। पहली 1987 में हुई थी, अब 2023 के अंदर हुई है। और ये जो वन रिपोर्ट है कौन सी? 18वीं वन रिपोर्ट है। इसके साथ साथ हम पहले क्या पढ़ेंगे? वनों के प्रकार देखेंगे है। तो वनों के प्रकार है, तो एक बार ये देख लेते हैं, वनों के प्रकार है। वनों के प्रकार देखिए भाई, वनों के प्रकार की मैं बात करूंगा तो कितने प्रकार के वन बताए गए हैं ये जरा देखिएगा। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है, वनों के प्रकार, कितने प्रकार के वन बताए गए हैं? तो 5 प्रकार के वन बताए गए राजस्थान में। राजस्थान में 5 प्रकार के जो वन बताए गए हैं उनका जिक्र करेंगे, कौन कौन से वन हैं, वो कितने कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं, और उसकी कौन कौन सी वनस्पतियां आएगी है। तो उसमें हम पढ़ेंगे, तो एक तो आ जाएगा कौन सा? उष्ण कटिबंधीय है, सभी उष्ण कटिबंधीय। 5 में से 4 तो पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय, ये भी उष्ण कटिबंधीय है, ये भी उष्ण कटिबंधीय पढ़ेंगे, ये भी उष्ण कटिबंधीय है। तो 5 में से जो 4 हैं वो तो उष्ण कटिबंधीय बनेंगे। और उष्ण कटिबंधीय है कौन से? एक पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय कह सकते हैं, या वहां पे वनस्पति कैसी है? मरूदबीज कह सकते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं? कांटेदार वनस्पति कहेंगे। एक तो वो आ जाएंगे है। एक हम पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय धोंकड़ा वनस्पति है, उष्ण कटिबंधीय धोंकड़ा वनस्पति है। एक पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय शुष्क मिश्रित है पतझड़ है। पतझड़ को क्या बोलते हैं? पर्णपाती भी कहते हैं, पर्णपाती जो पत्तियां गिराते हैं वो वन है। एक पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय शुष्क सागवान के वन है। तो एक आएंगे उष्ण कटिबंधीय शुष्क सागवान के वन पढ़ेंगे है। तो राजस्थान में 5 में से 4 तो क्या आ जाएंगे? उष्ण कटिबंधीय पढ़ेंगे। एक उष्ण कटिबंधीय पढ़ेंगे तो मरूदबीज है, एक उष्ण कटिबंधीय दोकड़ा के वन है, एक उष्ण कटिबंधीय मिश्रित पतझड़ वनस्पति है, और एक उष्ण कटिबंधीय कौन से? सागवान के वन है। और इसके अलावा 5वां जो पढ़ेंगे तो वो राजस्थान में कौन से वन आ जाएंगे? सदाबहार वन आ जाएंगे है। तो ये पढ़ेंगे सदाबहार वन है। अब इनका बाहुल्य की बात करेंगे, कितने कितने क्षेत्र में ये फैले हुए हैं। तो इनका बाहुल्य आपसे पूछा जाए कितना कितना इनके बाहुल्य में फैले, हालांकि मैं इसमें मैप में और करा दूंगा। राजस्थान में जो मरूदबीज या कांटेदार जो वनस्पति की मैं बात करूंगा, तो राजस्थान में इनका जो बाहुल्य देखेंगे तो कितना है? 6.24 है, 6.24 में फैले हुए हैं। राजस्थान में जो धोंकड़ा की वनस्पति की मैं बात करूंगा, तो राजस्थान में धोंकड़ा वनस्पति सबसे ज्यादा है, जो कितने पे है? 58.11% में फैले हुए हैं। राजस्थान में मिश्रित पतझड़ जो वनस्पति है, पर्णपाती जो वन पढ़ेंगे तो 28.38% में फैले हुए हैं। राजस्थान में शुष्क सागवान की वनस्पति की मैं बात करूंगा तो ये कितने पे हैं? 6.86 में फैले हुए परसेंट में फैले हुए हैं। और राजस्थान में सदाबहार वनस्पति की बात करेंगे तो सबसे कम है, और ये वहां पे होते हैं जहां पे 150 सेंटीमीटर की बारिश होती है। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ कितने पे है? 0.38 में है। तो ये सिर्फ और सिर्फ है 0.38% में फैले हुए हैं। अब एक बार मैप में और करते हैं इनके बारे में। देखिए, तो सबसे पहले हमने पढ़ा है राजस्थान के बारे में। जैसे राजस्थान का ये जो जोन पढ़ते हैं, तो राजस्थान का ये अरावली का जो राजस्थान में रेड क्लिफ का जो जोन पढ़ेंगे, या कोपेन का पढ़ेंगे, तो BWHW का जो जोन पढ़ेंगे है। तो राजस्थान का ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, तो पश्चिमी जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो वनस्पति है तो वह कौन सी है? वह पढ़ेंगे उष्ण
कटिबंधीय मरुद्भिद वनस्पति है। तो उष्ण कटिबंधीय मरुद्भिद वनस्पति है, यानी कि हम कह सकते हैं कांटेदार वनस्पति है, ये आ जाएंगे। और इनका जो बाहुल्य है आपने पीछे पढ़ ही लिया, इनका जो बाहुल्य है वो है कितने पे, 6.24 पे है। तो ये 6.24% में फैले हुए हैं और ये वहां पे होते हैं जहां पे 0 से लेकर के 30 सेंटीमीटर बारिश होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वो वनस्पति यहाँ की है कौन कौन सी, तो यहाँ पे नागफणी है, यहाँ पे केक्टस है, यहाँ पे आक है, यहाँ पर बेर है। तो ये वनस्पति आ जाएगी, नागफणी है, कैक्टस है, आक है और बेर है, ये वनस्पति आ जाएगी है इस जोन के अंदर है। तो ये आ जाएगा उष्णकटिबंधीय मरुद्भिद वनस्पति है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट है, तो अगला जो देखेंगे राजस्थान के अंदर जो वनस्पति देखेंगे, तो वह जो वनस्पति आएगी कौन सी आएगी, नेक्स्ट देखिएगा। तो नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान का ये जो क्षेत्र पड़ेंगे है, तो राजस्थान का ये जो क्षेत्र है BSHW वाला हम कह सकते हैं समझने के लिए, और इसका जो नाम है तो वह क्या आ गया, उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय कौन से वन है, धोंकड़ा के वन आ जाएंगे है। तो उष्णकटिबंधीय धोंकड़ा के वन है। ये जो धोंकड़ा है ना, ये धोंकड़ा के वन है, इसका बोटनिकल नेम है वो क्या है, एनोजिस पेंडुला है। और सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, कैला देवी अभयारण्य करौली में पाए जाते हैं। राजस्थान में इनका बाहुल्य ज्यादा है और ये कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं, 58.11 में फैले हुए हैं। तो राजस्थान में इस प्रकार के वनों की बात करेंगे तो राजस्थान में यहाँ पे बात करें तो कौन से आएंगे, खेजड़ी है, बेर है, आक है, खेजड़ी है, बेर है, आक है, रोहिड़ा है, ये वनस्पति इस क्षेत्र की आ जाएगी, यहाँ पे है इस क्षेत्र की ये वनस्पति यहाँ पे आ जाएगी है। दूसरी हमने पढ़ ली है, ज्यादा बाहुल्य इनका है क्योंकि ये कितने फैले हुए हैं, 58.11 में फैले हुए हैं। तो 58.11 में इनका बाहुल्य है। तीसरा जो अपनी बात करेंगे, तीसरा जो पढ़ेंगे तो वह अपनी बात करेंगे तो वह जो पढ़ेंगे तो वह कौन सा आ जाएगा, ये क्षेत्र आ जाएगा है। तो वह पढ़ेंगे वो ये क्षेत्र यहाँ पे आ जाएगा। और इस प्रकार के वनों का नाम बताएं, तो इस प्रकार के जो वन हैं उनका नाम है उष्णकटिबंधीय शुष्क मिश्रित पतझड़ वनस्पति है। तो ये आ जाएंगे मिश्रित पतझड़ वनस्पति है। और राजस्थान में इनका जो बाहुल्य है 38% में फैले हुए हैं। और इसमें देखेंगे तो नीम है, आम है, आंवला है, पिप्पल है, ये वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। इसमें साल भी आएंगे, साल भी है, तो इसके अंदर साल वनस्पति भी पाई जाती है। तो ये है उष्णकटिबंधीय मिश्रित पतझड़ वनस्पति में आ जाती है, जो राजस्थान में 28.38 क्षेत्र में फैली हुई है। इसके बाद हम बात करेंगे तो राजस्थान के अंदर है एक जो वन है सिर्फ 0.38% फैले हुए हैं, तो वह कौन से आ जाएंगे, सिरोही में है। तो सिरोही में जो वन पढ़ेंगे चौथा प्रकार का है, एक आएंगे उष्णकटिबंधीय मरुद्भिद, उष्णकटिबंधीय धोंकड़ा, उष्णकटिबंधीय मिश्रित पतझड़ है। अब यहाँ पे जो वनस्पति देखेंगे तो वह कौन सी आ जाएगी, सदाबहार वनस्पति है। और सदाबहार जो वन है वहां पाए जाते हैं जहां पे बारिश कितनी हो, 150 सेंटीमीटर है। और राजस्थान के अंदर ही कहां पे, माउंट आबू के अंदर है। तो माउंट आबू में है और यहाँ के वनों में जामुन भी है और यहाँ के वनों में सहतूत भी पाया जाता है। तो यहाँ के वनों में क्या है, जामुन भी है, यहाँ के वनों में सहतूत यहाँ पाए जाते हैं, हरड़ है, बहड़ भी यहाँ पे पाई जाती है। 4 हो गए। अब बात करेंगे राजस्थान का जो पांचवा देखेंगे, तो राजस्थान का जो पांचवा करेंगे जो वन पढ़ेंगे इसके बाद में है, तो वह पढ़ेंगे हाड़ौती और ये क्षेत्र है। तो AW कह सकते हो, AW है, AW जोन है, हाड़ौती और दक्षिणी क्षेत्र है। तो राजस्थान का ये जो क्षेत्र है यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं तो उनका नाम क्या है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क सागवान के वन है। तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क सागवान के वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है, इस क्षेत्र में है। और इनका बाहुल्य कितने पे है, 6.86 पे है। और यहाँ पे जो वन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे ढाक है, पलास जो आ गया, खेर भी आ गया यहाँ पे है, और यहाँ पे तेंदु भी आ गया, यहाँ पे इसके अलावा पढ़ेंगे बांस भी यहाँ पे है, सागवान भी यहाँ पे है, और यहाँ पे महुआ भी है। तो यह वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, महुआ है, सागवान है, बांस है, तेंदु, खेर, ढाक, पलास वगैरह है, यहाँ पे पाई जाती है। इसका बाहुल्य कितना है, 6.86 पे है। तो राजस्थान में 5 प्रकार के जो वनस्पति वनों को बांटा गया है, 5 प्रकार के वनों में है। तो ये एक है, ये दूसरा आ जाएगा, ये तीसरा आ जाएगा, ये चौथा आ जाएगा और ये पांचवा आ जाएगा है। इनको अच्छे से आपको देखना है। अब बात करेंगे राजस्थान में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से है। राजस्थान में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से,
राजस्थान वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो राजस्थान में भाई वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग पढ़ेंगे, वो कौन कौन से हैं जरा देखते हैं। 3 भाग है, तो 3 भागों में जो एक भाग देखेंगे तो वह तो पढ़ेंगे, तो वह कौन सा है? आरक्षित वन है। तो एक वन कौन सा आ जाएगा? आरक्षित है। दूसरा जो वन देखेंगे तो वह कौन सा आ जाएगा? संरक्षित है। और तीसरा जो देखेंगे तो अनक्लासिफाइड है, उसको क्या बोलेंगे? अवर्गीकृत है। एक बात और सुन लीजिएगा, संरक्षित आरक्षित में अक्सर बच्चों में क्या मसला रहता है, बड़े कंफ्यूज होते हैं, और ये प्रश्न आएगा तो इंग्लिश वाला वहां पे सही माना जाएगा। LSA लाइव स्टॉक असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन में क्या है, लफड़ा हो गया वहां पे, आरक्षित संरक्षित की दोनों की जो लैंग्वेज है वो सही नहीं थी, और ये प्रश्न बच्चे बोले कि रिट लगाएं, बच्चों ने रिट भी लगाई थी वहां पे है। और इसमें क्या था, उन्होंने किसको सही माना? जो इंग्लिश में था, पेपर हिंदी में भी आता, इंग्लिश में, जो इंग्लिश में आता उसको सही माना है। तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग ना हो तो इनको क्या करना है, आपको इंग्लिश भी देखना है। तो इंग्लिश की बात करूंगा तो आरक्षित वन कौन से होते हैं? जो होते हैं रिजर्व्ड है, जो होते हैं रिजर्व्ड वन है। और संरक्षित कौन से होते हैं? जो होते हैं प्रोटेक्ट हैं। तो जो प्रोटेक्ट वन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? संरक्षित कहते हैं। और अवर्गीकृत किसे कहते हैं? जो होते हैं अनक्लासिफाइड हैं। तो जो अनक्लासिफाइड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अवर्गीकृत कहते हैं। अब परिभाषा क्या है? आरक्षित वन वो होते हैं जहां पे सरकार के द्वारा लकड़ी के काटने पर, पशुओं के चराने पर सरकार पूर्णतः रोक लगा देती है। और संरक्षित वन वो क्या होते हैं जहां पे रोक तो होती है लेकिन सरकार से एक निश्चित सीमा के अंदर है, परमिट लेकर के, परमिशन लेकर के सूखी लकड़ी की कटाई कर सकते हैं। और अनक्लासिफाइड वन वो होते हैं जहां पे सरकार की वनों की कटाई के ऊपर, पशुओं की चराई के ऊपर है, कोई भी प्रकार की रोक नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं? अनक्लासिफाइड कहते हैं। और अब बात करेंगे राजस्थान में परसेंटेज पूछा जाएगा, तो आरक्षित जो वन है ना, राजस्थान में आरक्षित जो वन है ना भाई, तो आरक्षित वन है राजस्थान में कितने परसेंट में है? 37.05% में फैले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर मिलान करना आएगा। राजस्थान में संरक्षित वन है, ये कितने पे है? 56.5% में है, 56.5 में है। और राजस्थान में अनक्लासिफाइड की बात करेंगे तो ये कितने पे है? 6.40% पे है, 6.40 पे है। इनको याद कैसे करेंगे वो आपको मैं ट्रिक से बताऊंगा आगे है। अब इनको याद करने की ट्रिक भी पढ़ेंगे आगे। और राजस्थान में सबसे ज्यादा है ये आरक्षित वन कहां पे है? तो सबसे ज्यादा कहां पर है? उदयपुर में है। और उसके बाद कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। उदयपुर में और चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान में सर्वाधिक जो संरक्षित वन की मैं बात करूंगा, सर्वाधिक संरक्षित वन और सर्वाधिक संरक्षित वन 2 नंबर पे कहां पे है? सर्वाधिक संरक्षित वन कहां पर है? 12 में है। 12 के बाद दूसरा नंबर जो जिला है वह कौन सा है? करौली आ जाएगा है। राजस्थान में अनक्लासिफाइड वन की बात करेंगे तो सबसे जो ज्यादा है तो वो कहां पर है? बीकानेर में है। बीकानेर के बाद नंबर 2 जो जिला पढ़ेंगे तो वह कौन सा आ जाएगा? जैसलमेर आ जाएगा है। अब देखो याद कैसे करना है, बाकी में तो याद हो जाएगा कि सबसे कम परसेंटेज है उसी का होगा जहां पे कोई पौधों के काटने पे कोई रोक नहीं है। जहां पे काटने पे कोई रोक नहीं है, मनाही नहीं है ना, तो कम ही होंगे। तो ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आएगी इन दोनों के एक्सचेंज पे, कहीं आरक्षित में 56 ना चलाया जाए, संरक्षित में आपके 37 ना चला जाए। तो इसको आप एक देसी ट्रिक से याद कर सकते हो। देसी ट्रिक बहुत सिंपल सी है, वो कौन सी है? देखो, हम प्रोटेक्ट हैं, हम भारतीय जो प्रोटेक्ट हैं, बात करेंगे हम जो प्रोटेक्ट हैं, भारत जो प्रोटेक्ट है, संरक्षित है, हमको सुरक्षा मिलती है, हमको सुरक्षा दे रही है हमारी BSF। जैसे अभी वारा हुआ था, अभी जो युद्ध के हालात हुए थे इंडिया और पाकिस्तान के बिटवीन है, तो हम सुरक्षित है। हमारे ऊपर जैसे बहुत सारे ड्रोन भी आए थे, अटैक भी हुए थे, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी सीमा पे बैठी थी और S-400 उनके हाथ में था। तो इंडियन आर्मी ने क्या किया? बाहरी आक्रमण। इंडियन आर्मी ने क्या किया? बाहरी आक्रमण। हम सुरक्षित हैं किससे? हम बात करेंगे हमारे यहाँ पे बाहरी आक्रमण होते हैं, हमारे यहाँ पे बाहरी बॉर्डर पे आक्रमण होते हैं। बाहरी बोले तो 12 से है, बाहरी आक्रमण होते हैं 12 से, बाहरी आक्रमण 12 से होते हैं। कहते हैं 12 क्या? बाहरी। बाहरी आक्रमण यानी कि पाकिस्तान से आक्रमण हुए थे। तो सीमा के ऊपर मुस्तैद खड़ी थी इंडियन आर्मी, सीमा पे मुस्तैद खड़ी थी 56 इंच का सीना लेकर के। तो हम सुरक्षित हैं किससे?
56 इंच के जिगरे से, 56 इंच के सीने से हम सुरक्षित हैं। हम बाहरी आक्रमण हमारे ऊपर होते हैं उनको वो वहां पे ही एयर डिफेंस से डिस्ट्रॉय कर देती है। बाहरी आक्रमण जो होते हैं तो 12 में है। और हमारे ऊपर बाहरी आक्रमण होते हैं बाहरी लोगों के हाथ, बाहरी लोगों का हाथ होता है, हाथ को क्या बोलते हैं, कर भी कहते हैं। तो बाहरी लोगों का हाथ है, वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे आक्रमण करेंगे और उनको डिस्ट्रॉय एयर डिफेंस से S-400 करेगी इंडियन आर्मी, जो अपना 56 इंच का सीना लेके बैठी है। तो हम सुरक्षित है किससे, 56 इंच के सीने से, याद हो जाएगा है। तो सिंपल सी बात है। अब इसके अलावा आरक्षण की मैं बात करूंगा, इससे पहले की बात करेंगे, जब प्राचीन समय की बात करेंगे, पुराने समय में है तो छुआछूत बहुत ज्यादा थी, ऊंच नीच का भेद बहुत ज्यादा था। तो ऊंच नीच का भेद बहुत ज्यादा था। जब से आरक्षण आया है, हम कह सकते हैं जब से आरक्षण आया है ना, तो समाज में एक समानता आ गई है, समाज में समानता आ गई है और एक नए समाज का, एक नए वर्ग का उदय हुआ है। आरक्षण आने के बाद में एक नया समाज है, उसका क्या हो गया, उदय हुआ है। तो आरक्षण से एक नए समाज का उदय हुआ है। तो आरक्षित कहां पे, उदयपुर में है। आरक्षित कहां पे, उदयपुर के अंदर है। सुरक्षित है हम, बॉर्डर के ऊपर बाहरी आक्रमण हमारे यहाँ पे होते हैं उनसे हम सुरक्षित है 56 इंच के सीने से। तो बाहरी बले 12 है, यहाँ पे उदयपुर है। और आरक्षित है वो 37% पे है। सुरक्षा हम 56% है 56 इंच के सीने से। दोनों क्लियर हो जाएगा, ये याद हो जाएगा है। तो एक तो आप ये पढ़ोगे है। अब ये आपको करवाई दिया गया है। और अब हम बात करेंगे, वनों के प्रकार भी आपके करवा दिए गए हैं, वनों की गणना भी अब आपके चलेगी, नेक्स्ट है। तो अब बात करेंगे वनों की गणना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न उठने की प्रबल चांसेस रहेंगे। दोस्तों, वन की जो गणना है, ये गणना सीक्वेंस की बात करेंगे तो क्रम की दृष्टि से ये जो गणना है ये कौन सी है, तो क्रम से बात करेंगे तो ये जो वन गणना है कौन सी है, 18वीं वन रिपोर्ट है, जो कब आई, 2025 के अंदर आई है। हमको इन्हीं को पढ़ना है। और जारी करता वैसे 18वीं जो वन रिपोर्ट है ना, वैसे इसका जो ईयर करेंगे 2023 की है। तो ये रिपोर्ट वैसे आई कब की है, 2023 की आई है। सबसे पहला प्रश्न क्या आएगा, सबसे पहला प्रश्न क्या है कि वन जो रिपोर्ट है, वन जो रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट है, ये जारी कौन करेगा, वन सर्वेक्षण अनुसंधान संस्थान जारी करता है, जो कहां पर है, देहरादून के अंदर है। ये वन रिपोर्ट जारी करेगा है। और 18वीं जो वन रिपोर्ट है ये जारी हुई थी 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी है। और प्रथम जो वन रिपोर्ट है ये कब जारी हुई, 1987 में है। तो पहली जो वन रिपोर्ट 1987 में जारी की गई है और अब वाली जो वन रिपोर्ट है 2024 में है। लेकिन वैसे है कब की, ये 2023 की है। तो पहली जो वन रिपोर्ट की बात करेंगे 1987 के अंदर है और अब की जो बात करेंगे 2023 वाली है। और 2023 वाली जो वनगणना है ये क्रम की दृष्टि से कौन सी वनगणना है, 18वीं है। और वनगणना वन सर्वेक्षण अनुसंधान संस्थान करवाता है, कितने सालों से, 2 सालों से होती है। तो इससे पहले 2021 में वो 17वीं थी, 2023 में वो 18वीं वन रिपोर्ट आई है। अब बात करेंगे इस रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है कि राजस्थान में जो अभिलेखित जो वन है, राजस्थान में ओवरऑल जो वन आवरण है, वृक्षावरण, झाड़ी वगैरह है, राजस्थान में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभिलेखित जो वन है इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो कितने पे है, 32,869 वर्ग किलोमीटर। ध्यान दे लेना, 18वीं वन रिपोर्ट कहती है कि राजस्थान में अभिलेखित वन कितने हैं। वापिस सुन लीजिएगा, राजस्थान, यहां पे प्रश्न आएगा। तो ये रिपोर्ट है एक तो 2021 की और ये रिपोर्ट कब की है, 2023 की है। 2021 वाली जो रिपोर्ट है वो कौन सी है, 17वीं है। और ये जो रिपोर्ट देखेंगे तो यह कौन सी आ जाएगी, 18वीं है। पहली जो ये जो रिपोर्ट 2021 वाली है, 2023 वाली है। 2023 की रिपोर्ट की बात करेंगे तो राजस्थान में अभिलेखित जो वन पड़ेंगे 32,869 है। 32,869 राजस्थान में टोटल क्या अभिलेखित वन है। लेकिन 17वीं जो रिपोर्ट थी 2021 की है, तो उसकी हम बात करेंगे तो राजस्थान में अभिलेखित जो वन थे ना वो कितने थे, 32,863 है। तो उसमें 32,863 ऐसे 32,869 है। जरा देखेंगे है। तो राजस्थान की रिपोर्ट की बात करेंगे तो 2023 की रिपोर्ट है 32,869 है। और 2021 वाली जो रिपोर्ट है वो है 32,863 है। तो 32,863 है। तो पिछली रिपोर्ट के मुकाबले देखा जाए अब वाली रिपोर्ट के अंदर है तो सिर्फ और सिर्फ फर्क जो आया है वो कितना आया है, ये वर्ग किलोमीटर में है। ये किस में डेटा, वर्ग किलोमीटर में है। तो क्या हुआ है, 6 जो वर्ग किलोमीटर है, 6 वर्ग किलोमीटर है उसकी क्या दर्ज की गई है, वर्दी दर्ज की गई है। तो एक पहला प्रश्न ये आ जाएगा कि 2021 की रिपोर्ट के मुकाबले 2023 की जो रिपोर्ट आई है उसमें कितना चेंजेस आया है। तो 32,873 से 63 से
32,863 से 32,869 ये वर्ग किमी में रिपोर्ट यहाँ पे पढ़ेंगे, दोनों के बीच डिफरेंस पढ़ेंगे तो 6 वर्ग किलोमीटर की क्या है यहाँ पे वृद्धि दर्ज हुई है जो अभिलेखित वनों के अंदर है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आ जाएगा, 6 वर्ग किलोमीटर है अभिलेखित वनों में यहाँ पे वृद्धि दर्ज की गई है। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके बाद में है, इसके अलावा एक बच्चे के बाद डाउट लगाते हैं कि अगली जो एक रिपोर्ट और आती है वो रिपोर्ट किसके, राजस्थान के वन विभाग की है। एक रिपोर्ट है राजस्थान वन विभाग प्रशासनिक रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट कब की है, 2023-24 की है। राजस्थान वन विभाग प्रशासनिक रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में जो अभिलेखित जो वन है ना वो कितने पे है, 32,921 है। तो राजस्थान राज्य प्रशासनिक रिपोर्ट है 32,921.01 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी अकॉर्डिंग देखा जाए तो राजस्थान के कुल भौगोलिक भूभाग के ऊपर 9.61% पर वन है, जबकि 32,869 जो IFR रिपोर्ट है, 32,869 IFR रिपोर्ट है, उसके अनुसार राजस्थान में जो वन है वो कितने पे है, 9.60% पे है। तो IFR रिपोर्ट में 9.60% में भौगोलिक भूभाग में वन है, जबकि राजस्थान वन विभाग प्रशासनिक रिपोर्ट कहती है तो उसके अकॉर्डिंग 9.61% भूभाग पर क्या है, वन है। इन दोनों को अच्छे से आपको देखना है। और राजस्थान अभिलेखित वनों की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा रैंक है, राजस्थान की 15वीं रैंक है। पहली जो रैंक किसकी है वो मध्य प्रदेश की आएगी है। अब चलते हैं आगे है, राजस्थान में कुछ वर्ड आएंगे, वन आवरण कितना है, वृक्षावरण कितना है, तो देखेंगे जरा वन आवरण कितना, वृक्षावरण कितना है, ये अलग अलग है। जैसे वन आवरण है, वृक्षावरण है और झाड़ी है। तो राजस्थान की जो रिपोर्ट है ना, इस रिपोर्ट में वन आवरण राजस्थान में कितना है, राजस्थान में वृक्षावरण वो कितना है, राजस्थान में जो झाड़ियां हैं वो कितनी है। तो आप पढ़ोगे अलग अलग डेटा, जैसे राजस्थान में 18वीं वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 4.84% क्या है, वन आवरण है, 3.16 क्या है, वृक्षावरण है, और राजस्थान के अंदर झाड़ी पढ़ेंगे तो 1.60% आएगी। लेकिन वन आवरण क्या है, वृक्षावरण क्या है, आपको पहले ये देखना है। सबसे पहले वनावरण किसे कहते हैं, वनावरण का मतलब क्या है कि फॉरेस्ट कवर्ड एरिया, यानी कि 1 हेक्टर से ज्यादा भूमि हो। 1 हेक्टर में 4 बिघे होते हैं, जहां पर 1 हेक्टर से ज्यादा भूमि हो, और केनोपी जो घनत्व है, यानी किसको कहते हैं, जो पत्तियां ने जो क्षेत्र घेर रखा है, पत्तियों से जो आच्छादित क्षेत्र है वो क्या हो, 10% से अधिक हो। तो जहां पर केनोपी या पत्तियों का जो छायांकित जो क्षेत्र 10% से अधिक हो और 1 हेक्टर से अधिक की भूमि हो, तो उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, ट्री कवर्ड बोलेंगे, सॉरी फॉरेस्ट कवर्ड बोलेंगे, यानी कि वन आवरण कहेंगे। और राजस्थान की 2023 की 18वीं जो रिपोर्ट है ना, 32,869 वर्ग किलोमीटर में से 16,548 यानी कि टोटल वनों की बात करेंगे तो कितना, 4.84% क्या है हमारे यहाँ पे वन आवरण परसेंटेज है। तो राजस्थान का वन आवरण जो परसेंटेज है वो कितना है, 4.84%, 4.8% है। अब हम बात करेंगे 2021 और बात करेंगे 2023 है, 2023 दोनों के मुकाबले की बात करेंगे तो राजस्थान में 83.80, राजस्थान में 83.80 वर्ग किलोमीटर की क्या है, कमी दर्ज हुई है। 83.80 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पे क्या है, कमी दर्ज की गई है। तो ध्यान देना, प्रश्न आ सकता है, वन आवरण है, टोटल अभिलेखित वनों में 6 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। 2021 में 32,863, अब 32,869 है। लेकिन टोटल अभिलेखित वनों में वन आवरण में हमने कमी दर्ज की है। वन आवरण में हमने कमी जो दर्ज की है ना, वो कितने दर्ज की है, 83.80 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पे कमी दर्ज की गई है 2021 के मुकाबले। राजस्थान का वन आवरण कितना है, 4.84 हमारा क्या है, वन आवरण है। और वन आवरण मैंने बता ही दिया है। इसी प्रकार से वृक्षावरण पढ़ेंगे, ट्री कवर्ड बोलेंगे। ट्री कवर्ड में पढ़ेंगे वो क्या है, जहां पर 1 हेक्टर से कम आकार के वृक्ष खंड पाए जाते हैं, और वहां को क्या बोलेंगे, वृक्षावरण, यानी कि ट्री कवर्ड बोलेंगे है। और राजस्थान का जो वृक्षावरण है 10,841.12 है, 10,841.12 हमारा वृक्षावरण है।
टोटल हमारे भौगोलिक क्षेत्र का कितना आ जाएगा, 3.16 आ जाएगा है। तो वृक्षावरण वनावरण कितना था, 4.84 है। ये कितना वनावरण कितना था, 4.84 है। वृक्षावरण कितना है, 3.16 आ जाएगा। टोटल लगभग 8% आ जाएगा ये है। और अब बात करेंगे 2021 के मुकाबले 2023 में वृक्षावरण में हमने वृद्धि पाई है। वृक्षावरण में हमने वृद्धि पाई है और वो कितनी, 478.26 वर्ग किलोमीटर की। तो 2021 के मुकाबले 2023 में हमने वनावरण में हमने कमी पाई थी 83.80 वर्ग किलोमीटर की, लेकिन वृक्षावरण में हमने वृद्धि ली है 478.26 वर्ग किलोमीटर की हमने वृद्धि यहां पे पाई है। और इस प्रकार की वृद्धि होने वाला राजस्थान छत्तीसगढ़ के बाद में, राजस्थान है छत्तीसगढ़ के बाद में दूसरा स्टेट है। तो छत्तीसगढ़ के बाद में वृक्षावरण में जो वृद्धि दर्ज की हुई है तो वो स्टेट कौन सा है, राजस्थान सेकंड स्टेट है जो वृद्धि कितनी हुई है, 478.26 वर्ग किलोमीटर की है। और अब बात करेंगे, देखो वन आवरण है तो राजस्थान का वन आवरण कितना है, 16,548 कितना हुआ, 4.84 बता दिया परसेंटेज है। राजस्थान का वृक्षावरण कितना है, 10,841 10,841.12 यानी कि कितना आ जाएगा, 4.16 आ जाएगा। टोटल राजस्थान का वन और वृक्षावरण कितना आ जाएगा, 27,379.33। हमने अभी तक इसमें झाड़ी को नहीं जोड़ा है और वो टोटल जोड़ देते हैं तो राजस्थान में 32,869 वर्ग किलोमीटर आ जाता है। और राजस्थान में वन और वृक्षावरण दोनों को मैं काउंट करूंगा तो तकरीबन कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा है। और एक बात और, राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन और वृक्ष दोनों प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में उनका एवरेज पूछा जाए तो वह कितना रहेगा। तो राजस्थान में प्रति व्यक्ति के हिस्से में वन और वृक्षावरण है वो कितना है, 0.037 हेक्टेयर पर व्यक्ति है। 0.037 हेक्टेयर पर व्यक्ति राजस्थान का प्रति व्यक्ति वन और वृक्षावरण है ये क्षेत्र आ जाएगा। और अब चलते हैं इसके बाद में, वो है झाड़ी वन रह गया। झाड़ी वन है जहां पर वनों का घनत्व 10% से भी कम होता है उसको क्या बोल देते हैं, झाड़ी वन कहते हैं। और वन रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में झाड़ी का परसेंटेज कितना है, 1.60 है। 1.60 आ जाएगा। हम इस प्रकार तीनों को जोड़ देते हैं, वन वृक्ष और झाड़ी, तो वो 8 था और 1.60। टोटल राजस्थान में इनका जो बाहुल्य पड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.60 आ जाएगा। अगर इनका क्षेत्र पूछ ले तो 54.75 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। राजस्थान में सबसे ज्यादा झाड़ी कहां पे, पाली जिले में है। सबसे कम झाड़ी कहां पे, हनुमानगढ़ में। सर्वाधिक कहां पे, पाली में। सबसे कम कहां पे, हनुमानगढ़ में है। तो ज्यादा जो झाड़ियां कहां पे, पाली में है। सबसे कम झाड़ी कहां पर, हनुमानगढ़ जिले में आ जाएगी है। अब बात करेंगे 18वीं वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान में सर्वाधिक जो वन है वो संख्या की दृष्टि से या वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से ज्यादा कहां पे और परसेंट भी ज्यादा कहां पे है। तो 18वीं वन रिपोर्ट में हम बात करेंगे सर्वाधिक जो वन है वन क्षेत्र की दृष्टि से ज्यादा कहां पे है। और एक में आएगा 18वीं वन रिपोर्ट में है सर्वाधिक जो वन पड़ेंगे तो ये किस दृष्टि से, परसेंट की दृष्टि से है। तो इसमें दो ट्रिक हम लेंगे है, एक परसेंट की दृष्टि से ज्यादा कहां पे है, एक हम पढ़ेंगे सर्वाधिक के किस दृष्टि से, वन क्षेत्र की दृष्टि से कहां पे है। तो इन दोनों को याद करने के लिए एक पहले आप लोग ट्रिक पढ़ोगे है। तो यहां पे 18वीं जो वन रिपोर्ट है उन दोनों में क्या पूछा जाएगा, सर्वाधिक है वन पूछा जाएगा है। तो एक तो पढ़ेंगे सर्वाधिक जो वन है किस दृष्टि से, वन क्षेत्र की दृष्टि से जो कि किस में है, वर्ग किलोमीटर के अंदर है। और सर्वाधिक जो वन है दूसरे में क्या पूछा जाएगा, प्रतिशत की दृष्टि से है। अब देखो चाहे वन क्षेत्र में पूछा जाए तो एक नंबर पे कौन सा आएगा, उदयपुर है। और चाहे परसेंटेज पूछा जाएगा तो एक नंबर पे कौन सा आ जाएगा, उदयपुर है। दोनों में उदयपुर ही आएगा। ट्रिक क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज की बात करेंगे ना तो एक ट्रिक आएगी, यूपीएससी परसेंटेज में ज्यादा पढ़ेंगे है। और वन क्षेत्र की बात करेंगे तो यूएपीसी है, यूएपीसी है। सिंपल सी बात है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर अपने परसेंट अच्छे हैं, मान लो अपने परसेंट आगे 80-90% आगे, अगर हमारे परसेंटेज अच्छा है तो हमारे परसेंट अच्छे हैं तो हम कहां जाएंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे। ट्रिक बता रहा हूं, वैसे जरूरी नहीं है 40-50% वाला बच्चा भी यूपीएससी क्रैक कर जाता है, मैं ट्रिक बता रहा हूं। तो हमारे परसेंट अच्छे हैं तो हम कहां जाएंगे, यूपीएससी जाएंगे। परसेंट अच्छे हैं यूपीएससी जाएंगे। तो यू से उदयपुर, यू से उदयपुर है, पी से कौन सा, प्रतापगढ़ है। यू से उदयपुर है, पी से प्रतापगढ़ है। ऐसे हम देखेंगे तो कौन सा आ जाएगा, सिरोही आ जाएगा है। ऐसे देखेंगे तो कौन सा आ जाएगा, सिरोही आ जाएगा। जैसे ट्रिक से आपको दिख रहा है यूपीएससी
UPSC है, U से कौन सा आ रहा है, उदयपुर आ रहा है, U से कौन सा उदयपुर आ रहा है, P से कौन सा आ रहा है, प्रतापगढ़ आ रहा है, UPS बोले तो कौन सा सिरोही आ रहा है, K से कौन सा आ रहा है, करौली आ रहा है। तो ट्रिक आ जाएगी, U से उदयपुर है, P से प्रतापगढ़ है, S से सिरोही है, C से कौन सा, करौली आ रहा है। तो ट्रिक आ जाएगी यहाँ पे। तो उदयपुर यहाँ पे नंबर 1 पे रहेगा और उदयपुर का जो परसेंटेज है वो कितना है, 23.60% है। उदयपुर 23.60% है। प्रतापगढ़ कितने पे है, 22.48% पे इनका बाहुल्य है। सिरोही कितने पे है, 17.50% है। करौली कितने पे, 15.18% है। तो याद हो जाएगा, सिरोही है 17, सिरोही 17, सिरोही 17, सिरोही 17 के अंदर आ जाएगा। उदयपुर की बात करेंगे तो उदयपुर है 23% है, उदयपुर 23% है। देखो 22-23 में दिक्कत करेंगे तो 23 की बात करेंगे, 23 है, 23 क्या है, हम पेड़ की बात करेंगे, 23 क्या है, पेड़ की बात करेंगे, पेड़ हमारा जो हरा हरा रहता है, 23 पढ़ेंगे पेड़ है, पेड़ है। तो कुछ हिंट आपको लेने पड़ेंगे समझने के लिए। तो 23 की बात करेंगे तो यहाँ पे पढ़ेंगे पेड़ के लिए। तो UPSC, U से उदयपुर, P से प्रतापगढ़, S से सिरोही, K से C से करौली आ जाएगा है। 23% है, ये 22% है, सिरोही 17% है, करौली 15, राउंड फिगर मान लो 15, 17, 22, 23, 15, 17, 22, 23, 15, 17, 22, 23 है। और एक बात और है, राजस्थान में 11 जिलों का वन क्षेत्र 10% से अधिक है। जैसे अब राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनका 1% है, 20% से अधिक है। हमारी जो वन नीति कहती है, पहली वन नीति कहती है कि 20% भाग पर वन होने चाहिए। और इस पहली वन नीति को प्रमुख प्रमुख और सिद्ध करने वाले दो ही जिले हैं, एक उदयपुर, एक कौन सा आ जाएगा, प्रतापगढ़ आ जाएगा। उदयपुर 23% है, प्रतापगढ़ 22%, 20% वाले दो ही जिले आ जाएंगे। लेकिन राजस्थान में 10% से अधिक वाले कितने जिले आ जाएंगे, तो 11 जिले आ जाएंगे। तो ये ट्रिक पढ़ेंगे, यूपीएससी, यूपीएससी है। लेकिन अब बात करेंगे वन क्षेत्र की दृष्टि से, तो कौन सा आ रहा है, उदयपुर आ रहा है। वन क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा आ रहा है, उदयपुर आ रहा है। और एक ट्रिक और मैंने बताई थी, देखो वन क्षेत्र में पहला उदयपुर है और परसेंट में पहला उदयपुर है। लेकिन यहां पे नंबर 2 पे बात करेंगे तो नंबर 2 पे कौन सा आ रहा है, अलवर आ रहा है। नंबर 3 पे बात करेंगे तो कौन सा आ रहा है, प्रतापगढ़ आ रहा है। और नंबर 4 पे पढ़ेंगे तो कौन सा आ रहा है, चित्तौड़गढ़ आ रहा है। तो इसमें देख लीजिए, तो उदयपुर से तो उदयपुर कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। परसेंट में एक नंबर उदयपुर, वर्ग किलोमीटर में एक नंबर उदयपुर है। अब देखो प्रतापगढ़ कंफ्यूज करेगा, तो P से परसेंटेज, P से क्या परसेंटेज पूछ रहा है, P से परसेंट, P से प्रतापगढ़, P से परसेंट, P से प्रतापगढ़, P से परसेंट, P से प्रतापगढ़। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, प्रतापगढ़ आ जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे A से अलवर, A से अलवर, तो U से काट दिया, A बोले तो अलवर, A बोले तो अलवर है। और UPS में U से U काट दिया, P बोले तो प्रतापगढ़ आ जाएगा यहाँ पे है। तो अब ये क्षेत्र रहेगा UAPC का, जो मैंने आपको फैक्ट बता दिया गया है। तो अब जरा सुनिएगा, U से क्या पढ़ेंगे, अलवर उदयपुर आएगा, जिसका एरिया कितना, 2766.30 वर्ग किलोमीटर है। अलवर कितना है, 1198.74 वर्ग किलोमीटर है। प्रतापगढ़ कितना है, 996.80 वर्ग किलोमीटर है। चित्तौड़गढ़ कितना, 988.08 वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान में 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा वाले दो जिले हैं। ऐसे दो जिले हैं जो 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा वाले हैं, तो एक कौन सा, उदयपुर, एक कौन सा, अलवर है। लेकिन राजस्थान में कुल भौगोलिक भूभाग के 20% से अधिक वाले दो जिले हैं, उदयपुर और प्रतापगढ़ है, 23% और 22% है। लेकिन 1000 वर्ग किलोमीटर से वाले दो जिले हैं, उदयपुर और कौन से, अलवर आ जाएंगे, जो इतना इतना परसेंटेज रखेंगे। तो ये परसेंट में ज्यादा और क्षेत्र में ज्यादा आ गया। अब हम बात करेंगे कम, देखिए न्यूनतम की बात करेंगे। तो अब बात आएगी कम की, बात है तो कम की जो बात पढ़ेंगे ना, तो ये ट्रिक आपके काम आएगी। कम में पढ़ेंगे है तो कम यानी कि नेगेटिव को शो करेगा, कम है वर्ग किलोमीटर में है, तो कम पढ़ेंगे किसमें, वर्ग किलोमीटर में कम है, कम है वर्ग किलोमीटर में है। कम के लिए कहते हैं नेगेटिव आ गया, नेगेटिव हमेशा उल्टा चलता है, एन बोले तो नेगेटिव उल्टा चलेगा, तो एन भी मैं उल्टा बनाऊंगा, एन उल्टा, एक से एक नंबर है, दो नंबर है, तीन नंबर है और चार नंबर है। तो देखो भाई, वर्ग किलोमीटर में भी कम कहां पे, चोरू के अंदर है, और परसेंट में भी कम कहां पे, चोरू के अंदर है। वर्ग किलोमीटर में भी कम चोरू के अंदर पढ़ेंगे हम, और परसेंटेज में जो कम पढ़ेंगे कहां पे, चोरू के अंदर है। तो दोनों में क्या आएगा, चोरू आएगा। लेकिन परसेंट में दो नंबर कम कहां पे, जोधपुर के अंदर है। जबकि वर्ग किलोमीटर की बात करेंगे तो दो नंबर पे कम कौन सा जाएगा, हनुमानगढ़ आएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि वर्ग किलोमीटर में कम है, कम में आपको उल्टा एन देखना है, उल्टा एन है। तो एक नंबर पे देखेंगे तो कौन सा आ जाएगा, चोरू आ जाएगा। दो नंबर पे देखेंगे तो हनुमानगढ़ आ जाएगा है। तीन नंबर पे देखेंगे तो कौन सा, जोधपुर आ जाएगा। और चार नंबर देखेंगे तो कौन सा, गंगानगर आ जाएगा। तो राजस्थान में सबसे कम वन कहां पे, चूरू में है, 62.73 वर्ग किलोमीटर में है।
नंबर 2 पे हनुमानगढ़ है जो कि 92.29 वर्ग किलोमीटर में है। नंबर 3 पे जोधपुर है जो कि 111.23 वर्ग किलोमीटर में है। नंबर 4 पे गंगानगर है जो कि 113.46 वर्ग किलोमीटर में है। लेकिन राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं, चूरू और हनुमानगढ़, जहां का एरिया 100 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र से भी कम वाले 2 जिले हैं। तो 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से कम वाले 2 जिले हैं 62 और 92। तो 62% मान लो कहां पे, चूरू के अंदर वन है, 62.73 वर्ग किलोमीटर वर्ग चूरू के अंदर है, और 92.29 कहां पे है, तो हनुमानगढ़ के अंदर है। तो 2 जिले ऐसे आपने पढ़े राजस्थान के अंदर है जहां पे 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन वाले पड़े थे, आपने पीछे पढ़ लिया, उदयपुर अलवर है। और यहाँ पे बता दिया कि 100 वर्ग किलोमीटर से कम वाले 2 ही जिले हैं, एक चूरू एक हनुमानगढ़ आ जाएगा है। तो ये ट्रिक रहेगी, उल्टा एन नेगेटिव क्यू शो करेगा, चूरू है, हनुमानगढ़ है, जोधपुर और गंगानगर है, चूरू है, हनुमानगढ़ है, जोधपुर और गंगानगर है। बस एक थोड़ा सा अच्छा पढ़ना है, फिर आपके कन्फर्म मानो याद हो जाएगा सारा। अब पढ़ेंगे न्यूनतम जो वन है वो किस दृष्टि से, परसेंट की दृष्टि से। तो परसेंट में भी कम चूरू में है, वर्ग किलोमीटर में भी कम चूरू में है, तो चूरू तो दोनों में ही कम आएगा यहाँ पे। और इसके बाद में अब नंबर जो 2 देखेंगे ना चूरू के बाद में, तो किसका आ जाएगा, जोधपुर का है। तो पहले नंबर 1 पे चूरू है जो कि 0.45% वन यहाँ पे आ जाएंगे। नंबर जो 2 देखेंगे तो कौन सा, जोधपुर आ जाएगा जिसका कितना 0.49 पढ़ेंगे है। नंबर 3 पे कौन सा, बीकानेर आ जाएगा जो कि 0.86% के अंदर आ जाएगा यहाँ पे है। और जैसलमेर की बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, 0.89 आ जाएगा यहाँ पे है। तो 0.89% में पढ़ेंगे है। तो चूरू सबसे कम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जोधपुर में है 0.49, बीकानेर में 0.8 है। तो जोधपुर पढ़ेंगे, जोधपुर, जोधपुर में है 0.49 है, बीकानेर में है 0.80 है, जैसलमेर में कितना है 0.89 आ जाएगा है। तो वैसे भी देखा जाए, और नागौर में कितना 0.96। तो राजस्थान में 6 जिलों का वन क्षेत्र 1% से भी कम है। तो राजस्थान के 6 जिले ऐसे हैं जिनका क्षेत्र 1% से भी कम है, और राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जिनका क्षेत्र 100 वर्ग किलोमीटर से भी कम है। तो वहां पे आपने पढ़ा कौन कौन सा, चूरू आ जाएगा और कौन सा आ जाएगा, हनुमानगढ़ आ जाएगा है। एक चूरू का 62 पढ़ लिया, हनुमानगढ़ का 92 पढ़ लिया है, और इस प्रकार से आ जाएगा। सिंपल सी ट्रिक बता दी, ये जिले क्षेत्र में बड़े हैं, तो जो जिले क्षेत्रफल में बड़े होंगे ना, तो उनका वन का परसेंटेज क्या है, कम होगा। थोड़ी हिंट रहेगी आपके वर्ग किलोमीटर में और परसेंटेज में। तो जो जिले क्षेत्रफल में बड़े हैं, जैसे जोधपुर यहाँ पे 2 नंबर पे क्यों आया, कि क्षेत्रफल में बड़ा है, और यहाँ पे 2 नंबर पढ़ेंगे तो कौन सा, हनुमानगढ़, ये क्षेत्रफल में बड़ा नहीं है, इसलिए हिंट के तौर पर याद हो जाएगा। और इसके बाद में जैसे बीकानेर क्षेत्रफल में बड़ा है, जैसलमेर क्षेत्रफल में बड़ा है, तो परसेंटेज की बात करेंगे, जितना उसका वाइड एरिया होगा उसके मुकाबले वन वहां पे कम होंगे, तो परसेंट में वो उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसको कंडीशन को पूरा नहीं करेंगे, तो कम के अंदर आ जाएंगे। तो ये ट्रिक आपके काम आएगी है। तो उम्मीद करते हैं आपके याद हो गया होगा। अब चलते हैं, अब एक बार वापिस, और 2021 की तुलना में वन आवरण में जो कमी हुई थी वो कितनी हुई थी, 83.80 वर्ग किलोमीटर की बताई थी मैंने है। और 2021 की तुलना में 2023 में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, और कितने जिलों में कमी, कितने जिलों के अंदर हुई है। नेक्स्ट देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात है, 2021 और 2023, 2021 और 2023 है। तो कंडीशन जो ले रही है वो किसकी, वन क्षेत्र है। तो इन 2 सालों में, इन 2 सालों में वृद्धि कितने जिलों में हुई, इन 2 सालों में माइनस यानी कमी कितने जिलों में हुई है। तो जो वृद्धि हुई है ना, वो हुई है कितने जिलों में, 12 जिलों में है। इन 2 सालों में वन क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है कितने जिलों में, 12 जिलों में, 1 2। लेकिन जो कमी हुई है उल्टा कर देंगे, 2 1 है। तो कमी पड़ेंगे कितने जिलों में, 2 1 के अंदर है। और 1 और 1 होकर के 2 होते हैं, यानी कि वृद्धि। जैसे मैं सिंगल आदमी हूं, अगर मेरे को साथ देने वाला बंदा आ जाए, तो 2 जने मिलकर बढ़िया पढ़ाएंगे, मेरे से कोई अच्छा पढ़ाएगा, कोई बेस्ट पढ़ाएगा, 2 जने मिलकर पढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। तो 1 1 होकर के 2 बनते हैं, संगठन में शक्ति होती है, 1 होकर के 2 बनते हैं। लेकिन जो बंदा उल्टी सोच का आ जाए तो उल्टा हो जाएगा, उल्टी सोच का यानी कि नेगेटिव जाएगा तो उल्टा कर देंगे, 2 आगे या 1 पीछे आ जाएगा यहाँ पे है। तो नेगेटिव की बात करेंगे, कमी जो हुई थी वो 2 1 के अंदर, वृद्धि कितनी में हुई है, 12 में हुई है, सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार से आपको चलना है। नेक्स्ट इसके बाद चलेंगे, हाँ,
राजस्थान की बात करेंगे जो 12 और 21 में है, तो सर्वाधिक जो वृद्धि हुई थी कहां पे, सीकर में है। सर्वाधिक वृद्धि सीकर में हुई है, कितनी, 19.14 वर्ग किलोमीटर में है। सर्वाधिक वृद्धि सीकर में 19.14 वर्ग किलोमीटर में है। लेकिन वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी कहां पे, 12 में है। तो कमी होगी तो बाहर कर दिया, कमी होगी तो बाहर, कमी होगी तो बाहर हो जाएगा। तो सर्वाधिक कमी कहां पे, 12 में है, 33.29 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक वृद्धि कहां पे, सीकर में हुई है, 19.14 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और अब ये मैंने करवाई दिया, पीछे आपको सारा हो ही चुका है। अब राजस्थान की कुछ वनस्पतियां पढ़ेंगे हैं। तो राजस्थान की कुछ वनस्पतियां हैं, इनका यूज क्या क्या है और कहां कहां पे ये पाई जाती है। तो सबसे पहले जरा देखिए राजस्थान की कुछ वनस्पतियों के बारे में। तो देखो भाई, राजस्थान की कुछ वनस्पतियां मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा खेजड़ी को लेकर के है, खेजड़ी है, और कौन सा है, रोहिड़ा है, और एक और चर्चा में आ जाएगी खेजड़ी से उत्पाद कौन सा, सांगरी है। तो खेजड़ी है राजस्थान का राज्य वृक्ष आ जाएगा, प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका बॉटनिकल नेम है, और इसको राज्य वृक्ष का दर्जा 1983 के अंदर दिया गया था। सर्वाधिक खेजड़ी के पेड़ कहाँ पे है, शेखावाटी क्षेत्र में है। कौन से जिले के अंदर है, नागौर में है। खेजड़ी की जो फलियां हैं उनको क्या बोलते हैं, सांगरी कह देते हैं। तो सब्जी बनाने काम आती है। सांगरी की बात करेंगे तो सांगरी जो जीआई टैग बनाया गया है, सांगरी जीआई टैग बनाया गया है। जो कृषि उत्पाद की बात करें तो कृषि का जो प्रोडक्ट है वो तो कौन सा है, 70वां है। लेकिन राजस्थान का जो जीआई टैग क्रम की दृष्टि से बात पढ़ेंगे तो कौन सा आ जाएगा, 22वां आ जाएगा है। और इसी प्रकार रोहिड़ा, जिसका बॉटनिकल नेम क्या, टिक्कोमेला अंडुलेटा है। मरुशोभा भी कहते हैं, मरुशोभा भी कहते हैं, थार की शोभा भी कहते हैं इसको है। और मारवाड़ का टीक भी कहते हैं। फूल खिलते हैं मार्च अप्रैल के महीने में है। इसको भी राज्य पुष्प का दर्जा कब मिला, 1983 के अंदर है। सांगरी मैंने बता ही दिया है। लूम है, बता दिया, सूखी पत्तियों को बोल देते हैं जो चारा बनाने का काम आती है। और मिंजर खेजड़ी के फूलों को कहा जाता है। और ये सारी बातें हो गई। अब हम बात करेंगे कुछ अन्य जो प्रोडक्ट, जो उत्पाद है इनसे, जैसे कौन सा है, सालर है। तो सालर है ना, सालर की बात करेंगे तो राजस्थान में सालर के जो वन ज्यादा कहां पर है, उदयपुर में है। उदयपुर के अंदर है, राजसमंद के अंदर है, सलूम्बर के अंदर है, और इसके अलावा अलवर में भी है। तो चित्तौड़गढ़ के साथ अलवर में पाए जाते हैं। काम क्या है, इमारती लकड़ी में काम आते हैं। फ्रूट जो पैक करते हैं, फ्रूट की पैकिंग में जो लकड़ी काम आती है तो वो किसकी होती है, सालर की होती है। इसके अलावा हम बात करूंगा तेंदू, तेंदू। तो तेंदू आपने पढ़ लिया, तेंदू के जो यूज है, तेंदू का ज्यादा कहां पे पत्ती, जयपुर अजमेर टोंक में है। तेंदू कहां पे, जयपुर अजमेर टोंक में है। तो तेंदू की जो पत्ती है, तेंदू की पत्ती को क्या बोलते हैं, टीमरू कहते हैं, टीमरू कहते हैं। और इससे क्या बनती है, बीड़ी बनती है। और राजस्थान में बीड़ी बनाने का कारखाना कौन सी कंपनी की, मोर छाप की। तो मोर छाप की बीड़ी बनाने का जो कारखाना है वो कहां पे स्थापित हुआ था, टोंक में स्थापित हुआ है। इसी प्रकार से मैं बात करूंगा खेर। तो खेर का जो वृक्ष है, खेर के वृक्ष से क्या बनता है, कत्था बनता है। खेर के वृक्ष से क्या बनता है, कत्था बनता है। और कत्था बनाने वाली जनजाति कौन सी है, तो कथोड़ी है। और खेर का बोटनिकल नेम क्या है, अकेसिया कटेचू है। राजस्थान में खेर के वृक्ष ज्यादा कहां पे है, तो सलूम्बर में है, उदयपुर में, कोटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चंदन की बात करेंगे, चंदन है तो राजस्थान में चंदन की बात करेंगे ज्यादा कहां पर है, हल्दी घाटी में और नाथद्वारा में है। राजस्थान में चंदन की पेंटिंग साड़ियां कहां पे फेमस है, नाथद्वारा की फेमस है। चंदन की राजस्थान में लकड़ी पर नक्काशी कहां की फेमस है, तो चूरू की आ जाएगी है। और इसके बाद में है गोंद है। तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गोंद के लिए, उत्पादन के लिए फेमस एक जगह पड़ेंगे तो कौन सी आ जाएगी, चौहटन आ जाएगी है। महुआ, महुआ को क्या बोल देते हैं, आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं। महुआ से मावड़ी नामक शराब बनाते हैं। और महुआ कहां पे ज्यादा है, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, कोटा के अंदर है। खस है, खस से सुगंधित इत्र बनती है, परफ्यूम है, इत्र बनती है। कहां पे, सवाई माधोपुर और भरतपुर में पाया जाता है। ढाक या पलाश, जिसको जंगल की ज्वाला कहते हैं, ढाक या क्या बोलते हैं, पलाश, इसको द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। इसको जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। तो इसको जंगल की ज्वाला भी कहते हैं। कहां पे, ये राजसमंद चित्तौड़गढ़ के अंदर पाया जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया है। इसके साथ साथ और कुछ वनस्पतियां भी पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आड़ू की लकड़ी क्या काम आती है, जैसे कि आम जो पापड़ है, जैसे कि हम बात करते हैं आम पापड़ के बाद में सहतूत है, सहतूत है। और इसके अलावा बेर है, और इसके अलावा खजूर है। इनका भी उत्पाद और क्या क्या यूज आता है।
तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आड़ू है। भाई आड़ू की जो लकड़ी है, आड़ू की लकड़ी से क्या बनती है, कठपुतलियां बनती है। और कठपुतलियां फेमस कहाँ की, उदयपुर की फेमस है। कठपुतली कला को स्थानक कला भी कहते हैं। इसके जो जनक हैं तो नाम आ जाता है दादी पदम को जादूगर कहते हैं। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में जो कठपुतलियों का एक संग्रहालय माना जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे आम। आम पापड़ उद्योग कहाँ का फेमस है, बांसवाड़ा का फेमस है। सहतूत, सहतूत की बात करेंगे, ये सदाबहार वन में आते हैं जहां पे 150 सेंटीमीटर बारिश होती है। राजस्थान में सहतूत के वन कहां पे पाए जाते हैं, तो वृक्ष कहां पाए जाते हैं, माउंट आबू में है। और सहतूत के ऊपर है क्या पाला जाता है, रेशम कीट को पालते हैं। सहतूत पे रेशम कीट को पालते हैं। सहतूत पे रेशम कीट का जो पालन होता है उसको क्या बोल देते हैं, तो सेरिकल्चर भी कहा जाता है। बेर की बात करेंगे तो बेर है, जिजीफस मोरिसियाना इसका बॉटनिकल नेम है, बेर है। राजस्थान में बेर का जो अनुसंधान संस्थान है वो कहां पर है, बीछवाल में है। राजस्थान में खजूर का अनुसंधान संस्थान है वो कहां पे, बीछवाल में है। दोनों की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई, 1978 में हुई थी है। और बेर है, यहाँ पे इसके ऊपर है लाख का कीट पालते हैं जिसको लेसिफर कहा जाता है। खजूर है तो राजस्थान में खजूर अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, बीचवाल के अंदर है। लेकिन राजस्थान में खजूर का एक्सीलेंस सेंटर है, खजूर का एक्सीलेंस सेंटर है, ये कहां पर है, सग्गर भोजका में है। खजूर का एक्सीलेंस सेंटर है वो कहां पे, सग्गर भोजका में है। और सग्गर जो भोजका है तो भाई वो कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है, जहां पे स्थापित किया गया है। खजूर, बेर, सहतूत, आम, आड़ू है, ये भी हमने पढ़ लिया है। और इसके अलावा है गोंद का हमने करवा दिया गया है, गोंद के साथ साथ में तेंदु का करवा दिया गया है, ढाक प्लास भी हो चुका है। और कुछ घास भी पढ़ते हैं कि कुछ घासें कौन कौन सी हैं। तो एक आते हैं बीड़ है, बीड़ है। एक आते हैं ओरण है, ओरण है। धामण है, अंजन है, मोथिया है, बूर है, मोथा है, कंजन है, धामन है, करड़ है। ये सारे किसके प्रकार है, घास के प्रकार है। धामन है, अंजन है, करड़ है, मोथा है, बूर है, घास के प्रकार हैं। और बीड़ किसे कहते हैं, तो सेक्कावाटी क्षेत्र में बीड़ किसे कहते हैं, जो सेक्कावाटी क्षेत्र है। तो सेक्कावाटी क्षेत्र में जो घास के जो मैदान होते हैं उन घास के मैदानों को क्या नाम दिया जाता है, तो उनको बीड़ कहा जाता है। देवताओं के नाम से जो भूमि छोड़ी जाती है जहां पे पेड़ पौधे नहीं काटे जाते तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको ओरण कहते हैं। यहाँ भी अभी हाल ही के अंदर है राजस्थान सरकार के द्वारा एक ओरण कमेटी वगैरह ऐसा ओरण बोर्ड बनाया जाएगा। उसका अध्यक्ष मुझे याद नहीं है, मैं बता दूंगा बाद में, अगर आपकी याद हो तो आप कमेंट कर देना। ओरण सरकार ने एक बोर्ड बनाएगी, उसके अध्यक्ष के तौर पे कमेटी बनाई है, उनके अध्यक्ष भी बनाए हैं। तो ये आ गया है। अब ये मेन तो वनस्पति हमने पढ़ ली है। अब देखो सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। तो सरकार के द्वारा वनों के संदर्भ में कौन कौन से कार्यक्रम हैं अभी हाल फिलहाल में चलाया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा हरित अरावली विकास कार्यक्रम है, हरित अरावली, हरित अरावली विकास कार्यक्रम है, हरित अरावली विकास कार्यक्रम है। एक है अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम है, अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम है। एक पढ़ेंगे घर घर औषधि है। एक पढ़ेंगे एक वृक्ष मां के नाम से अभियान है। और इसके बाद में एक वृक्ष गौ माता के नाम से है। इसके बाद मिशन हरियालो राजस्थान है। तो हरित राजस्थान जो विकास कार्यक्रम है सरकार ने इसकी घोषणा की है 2025 के बजट में कि सरकार है एक हरित अरावली विकास कार्यक्रम लेके आएगी। और इसके लिए सरकार ने जो फंड जो दिया है, जो राशि दी है वो कितनी दी है, 250 करोड़ की राशि दी है। तो सरकार ने इसके लिए 250 करोड़ की राशि दी है। तो सरकार ने इसके लिए 250 करोड़ की राशि दी है, 250 करोड़ की राशि दी है। वो कौन सा, हरित अरावली विकास कार्यक्रम 2025 में बजट में घोषणा की है, इसके लिए 250 करोड़ की राशि दी है। अब राजस्थान में अरावली जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है, अरावली जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है इसकी शुरुआत 1992 और 93 में हुई थी। और किसके सहयोग से, जापान के सहयोग से की गई थी है। नेक्स्ट है घर घर औषधि है। तो घर घर जो औषधि है इसकी शुरुआत है 1 अगस्त 2021 को की गई थी, 1 अगस्त 2021 को की गई थी। जिसमें क्या है, 4 पौधे दिए सरकार, सॉरी 4 पौधे थे, क्वांटिटी 2-2 की थी, 8 पौधे सरकार के द्वारा ग्रामीणों को दिए जाते थे। तो अश्वमेघ, अश्वगंधा, कालमेघ, तुलसी और गिलोय। वापिस सुनिएगा, तुलसी है, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ, 4 पौधे थे, 2-2 के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग 8 के हिसाब से दिए गए थे। घर घर औषधि अभियान चलाया गया था, योजना चलाई गई थी है। तो एक वृक्ष गौ माता के नाम से अभियान है, तो एक वृक्ष सरकार ने चलाया। जैसे पीएम मोदी जी का जो अभियान था वह कौन सा था, पीएम मोदी जी का अभियान था कि एक वृक्ष मां के नाम से है। तो
एक वृक्ष माँ के नाम से है, उसी की तर्ज पे 26 जून 2024 को एक अभियान चलाया गया है। कौन सा है? एक वृक्ष माँ के नाम से अभियान चलाया गया है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे एक वृक्ष गौ माता के नाम से। तो एक वृक्ष है गौ माता के नाम से जो अभियान है, तो ये पढ़ेंगे 20 जुलाई 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी। हिंगोनिया गौशाला कहां से? जयपुर से है। मिशन हरियालो राजस्थान है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे तो कौन सा जाएगा? मिशन हरियालो राजस्थान है। मिशन हरियालो जो राजस्थान है, इसकी शुरुआत हुई जुलाई 2024 में है। जुलाई 2024 में इसकी शुरुआत की गई थी। और राजस्थान की बात करेंगे, इस कार्यक्रम के तहत है, इस कार्यक्रम के तहत पढ़ेंगे है इस कार्यक्रम के तहत सुनिएगा, इस कार्यक्रम के तहत है महज 1 घंटे में, इस कार्यक्रम के तहत महज 1 घंटे में 5 लाख पौधे लगा करके जो वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया था, तो वह किसने दर्ज किया था? जैसलमेर के द्वारा है। महज 1 घंटे में 5 लाख पौधे लगा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इसके अलावा राजस्थान में बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के क्षेत्र में जायका जो परियोजना है, जायका परियोजना 2003 में शुरू की गई थी और किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से है। तो राजस्थान में जो जायका परियोजना है वो किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से शुरू की गई थी। इसी प्रकार हम बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में है, इसी प्रकार राजस्थान के संदर्भ में हम बात करेंगे एक योजना कौन सी है? हरित राजस्थान है। तो ये कब शुरू हुई? 2009 के अंदर है। नेक्स्ट पढ़ेंगे तो कार्यक्रम कौन सा है? रुख महिला कार्यक्रम है। रुख महिला कार्यक्रम 1986 में राजीव गांधी के द्वारा इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? डूंगरपुर के गांव से की गई थी। रुख महिला कार्यक्रम है। और हरित राजस्थान कार्यक्रम भी अपने पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम है। तो ऑपरेशन खेजड़ा जो कार्यक्रम है, तो इसकी शुरुआत है वो कब हुई थी? 1991 के अंदर की गई थी है। तो ये कुछ कार्यक्रम वगैरह है, आप इनके बारे में आप अच्छे से और देख लेना है। और नेक्स्ट है राजस्थान जैव विविधता बोर्ड है। राजस्थान जैव विविधता बोर्ड है। राजस्थान जैव विविधता बोर्ड है। इसी के प्रकार राजस्थान में पढ़ेंगे आफरी है। और इसी प्रकार राजस्थान में पढ़ेंगे काजरी है। इनकी स्थापना भी है। तो राजस्थान आफरी, राजस्थान काजरी है, राजस्थान आफरी है। इनकी स्थापना है वो कब कब की गई थी? तो राजस्थान जो जैव विविधता बोर्ड है, राजस्थान जैव विविधता बोर्ड है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 सितंबर 2010 के अंदर है। 14 सितंबर 2010 में है। 14 सितंबर 2010 में है। तो 14 सितंबर 2010 में है राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना हुई थी है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। दोनों की दोनों कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। लेकिन आफरी की स्थापना 1985 है। बहुत सी किताबों में 1988 लिखा हुआ है, जो गलत है। 1985 इसकी स्थापना हुई है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। मरुस्थल वनारोपण के रूप में शुरुआत 1952 में हुई थी। लेकिन काजरी फाइनली हम पढ़ेंगे तो कब? 1959 में स्थापित की गई थी है। तो काजरी भी है, आफरी भी है, राजस्थान जैव विविधता बोर्ड भी है, ये आप और देख लेना है। और इसके साथ साथ में ही राजस्थान सरकार के द्वारा है अभी कुछ हाल ही में कुछ पार्क वगैरह हैं, उनका भी निर्माण किया गया है। जैसे इकोलॉजी पार्क कहाँ पे? लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। नेचर पार्क जो है वो कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। तो वो प्रकृति पार्क कहाँ पे? राजस्थान के अंदर है, तो वो चूरू के अंदर है। राजस्थान में डेजर्ट जो पार्क कहाँ पे है? तो वो जयपुर के अंदर है। राजस्थान में सिल्विन पार्क कहाँ पे? तो जयपुर के अंदर है। राजस्थान में कैक्टस पार्क है, तो कहाँ पे? लीला सेवड़ी गांव पुष्कर अजमेर में है। नहीं, राजस्थान में कैक्टस पार्क कहाँ पे है? तो ये कुलदरा गांव जैसलमेर में है। राजस्थान के अंदर है हर्बल जो पार्क है वो पुष्कर अजमेर के अंदर है। और राजस्थान में इसके अलावा बात करते हैं बटरफ्लाई पार्क कहाँ पे? उदयपुर के अंदर है। राजस्थान में बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पे? गमदर उदयपुर के अंदर आ जाता है। राजस्थान में डंपिंग यार्ड कहाँ पे? तो किशनगढ़ अजमेर के अंदर आ जाता है। राजस्थान में ऑक्सीजन पार्क कहाँ पे? तो कोटा के अंदर आ जाता है। तो ये कुछ पार्क है, वो भी आप इनके बारे में देख लेना है। और राजस्थान में पर्यावरण जो पार्क है वो कहाँ पे? सोजत पाली के अंदर है। राजस्थान में ई वेस्ट जो पार्क है वो कहाँ पे? दोलाई जमो रामगढ़ जयपुर के अंदर है। थोड़ा पढ़ लेना इनके बारे में भी। मेन आपको वन रिपोर्ट है वो अच्छे से फॉलो करनी, फोकस करनी है। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपके काम आई होगी। थोड़ा बहुत तो आप इसमें पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ आपके हिस्से में काम आ ही जाएगा। तो साथियों, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और हम इसी प्रकार से एक अच्छा और पेचीदा एक जटिल टॉपिक आपके लिए आगे नया लेकर के आएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।